किरण, हम जा रहे हैं, हमें आने में देर हो जाएगी। खाना बना दिया, खाना खा लेना, ठीक है? माँ, अब काम की बात करने ये फटी हुई साड़ी पहन के जाओगे? अब बदल लो। अरे बाबा, हम मजदूर लोग हैं और मजदूरों को ना कपड़े या साड़ी देख के काम नहीं मिलता। तो फिर क्या देख के मिलता है? अरे मेरी माँ, तू और तेरे सवाल कभी खत्म ही नहीं होते ना। अभी हमें देरी हो रही है, हम जा रहे हैं। खाना खा लेना, है ना मेरा बच्चा? और सुन, पढ़ाई कर लेना। हाँ। विमला, किरण घर पे अकेली, उसका ध्यान रखना। हाँ, उसका ध्यान रख लेंगे। और तुम अपने काम की अच्छे से बात करना, और हाँ, हमारी भी बात कर लेना। हाँ, कर लेंगे। पहले हमारा काम हो जाए, फिर तुम्हारी भी बात करेंगे। चलते हैं। टाटा। टाटा, चलते हैं हम। गोदावरी, इस संसार में इंसान सुख की आशा लिए जीवन भर दुख झेलता रहता है, लेकिन सुख सिर्फ क्षण भर के लिए है, वो कभी नहीं रुकता और इंसान दुखों के जाल में फंसता चला जाता है। जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को खुशहाल जिंदगी देने के लिए ना जिंदगी भर संघर्ष करूंगी। गोदावरी, इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। मुक्ति? कैसी मुक्ति? बताता हूँ। बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रही है बारिश में? वो काकी, माँ अभी तक नहीं आई। कहीं फंस गई होगी बेटा, आ जाएगी। चल घर चल, बहुत बारिश हो रही है। चल। पीछे रहो, पीछे चलो, पीछे रहो। आप लोगों में से कोई जानता है इस औरत को? सर, बॉडी की जो हालत है, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा, लगता है इसके साथ रेप किया गया होगा। लेकिन इसका पेट काटकर सिला गया है। कोई रेपिस्ट ऐसा क्यों करेगा? मुझे इस मर्डर का मोटिव कुछ और ही लगता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर उज्जवल शर्मा, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा केस था जिसमें मर्डर का मोटिव समझना वाकई बहुत मुश्किल था। हालांकि लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह केस इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जैसा दिखाई देता है सच वैसा ही हो यह जरूरी नहीं। और जल्द ही हमें पता चला कि उस औरत का नाम गोदावरी था, जिसकी मौत ने उसकी 8 साल की बेटी किरण को अनाथ बना दिया था। लेकिन गोदावरी की बेटी किरण का इस दुनिया में आना गोदावरी के एक भयानक अतीत से जुड़ा था, जो 9 साल पहले उसकी नियति का गवाह बन गया था। छोड़ना नहीं इसको, जल्दी आओ, आओ, पकड़ो उसको, आओ जल्दी आओ, पकड़ो। पकड़ो, छोड़ना मत बिल्कुल, चप्पा चप्पा छोड़ मत, पकड़ो। गोदावरी, यहाँ से भागना आसान नहीं है। रात होने तक हम यहीं छिपे रहते हैं। हम ये जो कर रहे हैं ये ठीक तो है ना? हमारी जात अलग है तो क्या हुआ, ये लोग हमें शादी करने से नहीं रोक सकते। बेशरम, इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए अपने खानदान और गांव का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया तूने। नहीं बाबूजी, अब इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। पकड़ लो इनको। पत्थरों से मार मार के इसकी ऐसे हालत कर दो कि पूरी जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगी कि क्या पाप किया इसने। नहीं बाबूजी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बाबूजी। मदन को छोड़ दीजिए, आप हमारी जान ले लीजिए बाबूजी। अरे इसे तो क्या, तुझे भी नहीं बख्शेंगे हम। तेरे कर्मों की सजा तुझे मिलेगी। चल तुझे दिखाता हूँ। चल, अरे चल, अब इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो भी सजा देनी है दे दे उसे। बाबूजी,
बाबूजी नहीं, बाबूजी, बाबूजी हमें छोड़ के मत जाइए बाबूजी। तो इस औरत की उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी, लेकिन इसके साथ रेप हुआ होगा ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं। लेकिन इसकी बॉडी पर कपड़े नहीं मिले थे और इसके पेट पर स्टिचेस थे, इसका क्या चक्कर हो सकता है? तो कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग, सर पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया था, इसी वजह से ज्यादा खून बह गया और इसकी मौत हो गई। सो यू मीन टू से कि मारने के बाद पेट काटा गया? राइट सर। तो बॉडी से कई ऑर्गन्स भी गायब है। पेट काटने के लिए सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत ही बेढंगे तरीके से। ये किसी मेडिकल प्रोफेशनल का काम नहीं लगता। आई एम नॉट श्योर सर कि ये मर्डर सिर्फ ऑर्गन्स निकालने के लिए किया गया है। ये बहुत ही स्ट्रेंज केस है। ये देखिए सर, पेट काटकर ऑर्गन्स निकालकर बॉडी के अंदर अंडर गारमेंट्स, गहने और ये कुछ कपड़े डालकर पेट दोबारा सिल दिया गया। ये सब करके किलर साबित क्या करना चाहता होगा? सर आसपास के सभी हॉस्पिटल से पता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि ऐसे इलीगल तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहां किए जा रहे हैं। मैगमेंट सर, मैंने कई मिसिंग रिपोर्ट को स्कैन किया, तो उनमें से एक गोदावरी नाम की औरत की मिसिंग रिपोर्ट मिली है। सर इसकी उम्र और डिस्क्रिप्शन उस लास्ट से मैच करता है जो हमें मिली थी। कहाँ रहती थी ये गोदावरी? तो जनता कॉलोनी में। सर ये एक दिहाड़ी मजदूर थी और वहां अपनी बेटी किरण के साथ अकेली रहती थी। क्यों? इसका पति कहाँ है? पर इसकी मिसिंग रिपोर्ट इसके पड़ोसियों ने लिखवाई थी और उनका कहना था कि ये शादीशुदा तो थी, लेकिन इसका पति साथ में नहीं रहता था। मैडम, ये लाश का चेहरा पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कपड़े और गहने हैं, शायद उससे कुछ। क्या ये कपड़े और गहने गोदावरी के हैं? काम की बात करने ये फटी हुई साड़ी पहन के जाओगे? अब बदल लो। ये साड़ी तो माँ की है। माँ का है। काकी बताओ ना माँ का है। बेटा, तेरी माँ हमें छोड़ के भगवान के पास चली गई। किरण बेटा, आप यहाँ मम्मी के साथ अकेले रहते थे, तो आपके पापा कहाँ रहते हैं? मालूम नहीं, मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। पापा को कभी देखा ही नहीं? लेकिन आपकी मम्मी ने आपको पापा के बारे में कुछ तो बताया होगा। किरण, मेरा बच्चा खेल रही है? हाँ। कैसी? अच्छा, स्कूल का काम किया? हाँ माँ, और पता है टीचर ने कहा है कि कल फादर्स डे है और टीचर ने कहा है कि अपने पापा के साथ फोटो खिंचा के लाना है। माँ, आप पापा को बुला लीजिए ना, मुझे उनके साथ फोटो खिंचानी है। नहीं बेटा, वो नहीं आ पाएंगे। माँ, मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है, क्या वो हमसे गुस्सा है? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं है, पर तो वो आते क्यों नहीं है? आ जाएंगे। अभी तुमको उनका फोटो चाहिए ना? रुको, हम देते हैं। ये लो फोटो। टीचर को बोलना पापा अभी बाहर गए हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? मदन। मदन। आपके पास जो आपके पापा की फोटो है, आप मुझे दिखा सकते हो? साहब, गोदावरी के पति को तो आज तक मैंने नहीं देखा। ये गोदावरी अपनी बेटी के साथ यहाँ कब से रह रही थी? करीब 7 साल से। हम दिहाड़ी मजदूर है साहब। 7 साल पहले गोदावरी अपनी बेटी किरण को गोद में लेके ठेकेदार के पास काम मांगने आई थी, तभी उसे पहली बार देखा। दीदी, ठेकेदार जी कहाँ मिलेंगे? वो तो बाहर गए, शाम को आएंगे। क्यों? दीदी, हमको काम की बहुत जरूरत है। देखो, छोटा बच्चा भी है, अगर कोई काम मिल जाता ना तो बहुत मेहरबानी होती। हाँ, ठेकेदार जी बोल तो रहे थे उनको और मजदूरों की जरूरत है, लेकिन वो शाम को आएंगे। तुम शाम को आके बात कर लेना। शाम तक? हाँ। नहीं, हम यहीं कहीं बैठ के उनका इंतजार कर लेते हैं। गोदावरी चिंता चिता समान होती है, मेरी माँ कहती थी।
दुनिया में कोई सुखी नहीं है। बात तो सही है। आपसे मिलकर लगता है कि अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और हमको तो अच्छा चलिए कल मिलते हैं। गोदावरी कौन था वो और क्या बात कर रही थी? अरे वो तो हमारे गांव वाला था, हमें नई नौकरी दिलाने की बात कर रहा था। अच्छा, गोदावरी ने तुम्हें बताया था कि वो आदमी उसके गांव का था, उसका नाम बताया था क्या? नहीं साहब, नाम तो नहीं बताया। तो गोदावरी की पड़ोसन ने उस आदमी को ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसका स्केच नहीं बनवा सकती। सर ये हो सकता है कि वो आदमी गोदावरी को काम का झांसा देके उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज करने वाला। लेकिन गोदावरी ने कहा था कि वो आदमी उसके गांव का रहने वाला है और यहाँ गोदावरी के पति मदन के बारे में भी कोई ठीक से जानता नहीं है। गोदावरी यहाँ 7 साल पहले आई थी और उसके पति की ये फोटो भी काफी पुरानी लगती है। तो हो सकता है कि गोदावरी की मौत का कनेक्शन उसके गांव, उसके पति या उसके अतीत से जुड़ा हो। अनुज, गोदावरी के गांव जाओ, उसके और उसके पति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर दीदी, अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो दर्द को दूर करने के लिए इंजेक्शन दे दूं? डॉक्टर साहब, हमको अब इस दर्द से ही नहीं, अपने सब दुख दर्द से मुक्ति चाहिए। अरे मुक्ति तो तुझे तब मिलेगी ना जब तू अपने पति को छोड़ेगी। उसको कैसे छोड़ दें डॉक्टर साहब, उसके सिवा हमारा है ही कौन? अरे कैसे नहीं जानते हो अंदर? हमारी बीवी है वो, और तुम्हारा डॉक्टर कर क्या रहा है उसके साथ अंदर? हमारी बीवी को हमारे खिलाफ भड़काता हो। बुला साले को उसको बाहर, बुला उसको बाहर। अरे है कहाँ वो डॉक्टर, निकालो उसको बाहर साले को। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सीना चोरी हम नहीं कर रहे डॉक्टर, सीना चोरी तुम कर रहे हो। दीदी बीवी है हमारी, हम उसको मारे, उसको काटे, उसके साथ कुछ भी करें। तुम होते कौन होगे बीच में बोलने वाले? दीदी बहन जैसी है मेरी। तुमने कितनी बुरी तरह से पीटा इसको, तुमको अंदर करवाता। अभी करता हूँ पुलिस में फोन। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। अरे कैसी बीवी है तू, ये तुझे इतनी बुरी तरह से पीट रहा और तू इसके खिलाफ भी नहीं जाना चाह रही? तो नशे में हमारा हाथ उठ गया, लेकिन प्यार बहुत करते हैं इससे। बड़ा आया प्यार वाला। अभी तो दीदी के कहने पे छोड़ रहा हूँ, अगर आज के बाद इस पे हाथ उठाया ना तो याद रख। बस बहुत हो गया तुम्हारा दादागिरी, और तुम चलोगे या एडमिट होने की ठान ली हो है? चलो। अरे दवाई तो ले जाने दे इसको जानवर। सुनिए, हमें बनवारी जी से मिलना है। हम ही बनवारी सिंह है, कहिए। दिल्ली पुलिस। दरअसल दिल्ली में हमें आपकी बेटी गोदावरी की लाश मिली। आपको ताज्जुब नहीं हुआ? देखिए, हम अपने बेटे के साथ बहुत साल पहले रिश्ता खत्म कर चुके हैं। वो तो हमारे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वो छोटी जात के नीच लड़के के साथ भाग गई थी। किसके साथ भागी थी? था कोई, लेकिन अब हम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वैसे भी इन फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। ले दवाई खा ले। खा ले दवाई, तेरे उसी डॉक्टर की है। अच्छा मुंह मत बना। देख देख देख, सॉरी सॉरी। आप क्या सॉरी बोल रहे हैं? और पीटिए साला, हम तो बजाने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा कीजिए, हमको जान से ही मार दीजिए। तो तुमको क्या मारेंगे? जान से मारेंगे तो उसको मारेंगे। हमारी चीज उससे है, तुमसे नहीं है। आप अब भी हम पे शक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं शक, देखो सॉरी बोल रहे हैं। देखो आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाएंगे, ठीक है? उसमें ना थोड़ा जहर भी मिला देना, खा लेंगे हम। ज्यादा नखरा मत करा करो। कमाल है यार, मतलब ये औरत है, इसको हाथ दो तो गला पकड़ लेती है। अब लल्लो चप्पो करना ही नहीं चाहिए औरत लोगों को यार। साहब आप गोदावरी और उसके पति के बारे में पता करने आए ना? साहब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोलो। साहब दरअसल गोदावरी हमारे गांव के मदन नाम के लड़के से प्रेम करती थी, और साहब वो दूसरी जाति का था और गोदावरी के पिताजी पंच थे। और साहब हमारे गांव में नियम है, अगर लड़का लड़की दूसरी जाति में ब्याह करने की कोशिश करते हैं तो उसको पूरा गांव बेइज्जत करता है। उसके साथ भी यही हुआ था साहब। गोदावरी के पिता ने उसको किए की सजा दिलवाने के लिए गांव के लोगों से रेप करवाया था उसने। क्या? गोदावरी के पिता ने गोदावरी का रेप करवाया? हाँ साहब, हमारे यहाँ कोई लड़की अगर भागने की कोशिश करती है तो उसके साथ यही किया जाता है। लेकिन साहब आपको कोई बताएगा नहीं। मदन हमारा दोस्त था, हमें काफी दुख है इस बात का साहब। ये मदन और उसकी फैमिली कहाँ है अभी? ये तो नहीं पता साहब। कोई कहता है उसको इन्होंने मार के गाड़ दिया, लेकिन कोई कहता है कि वो अपने माता पिता के साथ कहीं चला गया, और गोदावरी भी अपनी जान बचाकर भाग गई साहब। पापा, आप माँ के सामने मुझसे क्यों नहीं मिले? क्या अब भी आप मुझसे नहीं मिलोगे? मुझे तो
माँ की बहुत याद आती है। क्या आपको माँ की कभी याद नहीं आती? क्या गोदावरी के पिता बनवारी ने खुद अपनी बेटी का रेप करवाया? तो उस नरोत्तम नाम के आदमी ने तो यही कहा। ऐसा मैंने नोटिस किया। गोदावरी के पिता को गोदावरी के मौत के बारे में सुनकर जरा भी दुख नहीं हुआ। और उस नरोत्तम के अलावा गांव में कोई भी मदन और गोदावरी के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि ये नरोत्तम शायद सच कह रहा है। तो फिर वो आदमी कौन था जिसके बारे में गोदावरी ने अपने पड़ोसियों को बताया था कि वो उसे काम दिलवाने वाला है और उसके गांव का ही है? तो नरोत्तम को मैंने इस बारे में पूछा, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं। और सर मदन और उसकी फैमिली के बारे में भी कोई लीड नहीं मिल पाई। नरोत्तम को तो ये भी डाउट है कि मदन जिंदा भी है या नहीं। तो फिर गोदावरी ने अपनी बेटी और अपने पड़ोसियों को ये क्यों बता रखा था कि उसका पति जिंदा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आदमी गोदावरी को काम दिलाने वाला था वो मदन हो? गोदावरी गैंग रेप की विक्टिम थी। 9 साल पहले जब वो अपने गांव से बच के भागी तब मदन भी उसके साथ बच के भागा हो, ये कंफर्म नहीं है। और पिछले 7 साल से मदन अपनी वाइफ के साथ दिखा नहीं है। तो फिर ये भी कंफर्म नहीं है कि किरण मदन और गोदावरी की ही बेटी है। तो मतलब आपका कहना है कि एक किरण रेप चाइल्ड है और शायद इसीलिए मदन उसे नहीं अपना रहा। कहानी कुछ भी हो सकती है अनुज। अगर गोदावरी की हत्या उसके अतीत से जुड़ी है तो फिर वो उसका पिता भी हो सकता है या फिर वो रेपिस्ट जिन्होंने मिलकर उसका गैंग रेप किया था। तो जिन लोगों ने गोदावरी का रेप किया था उनमें से कुछ के नाम मुझे नरोत्तम ने बताया। मैंने नरोत्तम को कहा कि कोर्ट में आके गोदावरी के पिता और उन लोगों के खिलाफ गवाही दे, लेकिन वो डर गया। नहीं साहब, हम कोर्ट में कुछ नहीं कह पाएंगे साहब। अब ये लोग बहुत खतरनाक है साहब, हमें भी मार डालेंगे। जिन लोगों के नाम नरोत्तम ने बताए, लोकल पुलिस की मदद से तहसीलदार ऑफिस से मैंने उनकी डिटेल्स निकलवाए। सर ये उनकी फोटोज। एक काम करो, जहां गोदावरी की हत्या हुई थी उस एरिया का डम डेटा निकालो। ये पता लगाओ कि वहां कोई ऐसा नंबर एक्टिव था जो गोदावरी के पिता या उसके गांव से ताल्लुक रखता हो, और मदन और उसकी फैमिली के बारे में पता लगाओ। नरोत्तम के बयान के मुताबिक गोदावरी का सबसे बड़ा गुनाहगार उसका पिता बनवारी सिंह था, लेकिन गोदावरी के साथ गैंग रेप 9 साल पहले हुआ था और 9 साल पहले के उस गुनाह को अभी हुई गोदावरी की हत्या के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ गोदावरी के उन गुनाहगारों पर उनका गुनाह साबित करना भी उतना ही मुश्किल था। उस गुनाह पर मदन रोशनी डाल सकता था, लेकिन हमें मदन और उसके परिवार के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी और ना ही हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चला जिसने गोदावरी को नया काम दिलवाने की बात की थी। लेकिन हम गोदावरी मर्डर केस के हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस केस में हम इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के एंगल को भी रूल आउट नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने ऐसे मामलों से जुड़े सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया। फिलहाल तो हमें इस केस में कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी और तभी हमारे सामने एक नया केस आया। जय हिंद सर। सर इस लड़की की लाश भी उस हालत में मिली है जैसे हमें गोदावरी की लाश मिली थी। ये देखिए सर, इसके सर पर भी बुरी तरह से वार किया गया है। सर इसके पेट को भी काटा गया है और फिर सिल दिया गया है और इसकी बॉडी पर भी कपड़े नहीं है। तो क्या वाकई ये दोनों केसेस इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं? देखिए सर, इस एरिया में इस तरह का काम करने वाले जितने भी गैंग्स हैं हमने उन सबको खंगाला और हमारी खबरों से भी कोई लीड नहीं मिल पा रही है जो इस एंगल को कंफर्म कर सके। तो कहीं किलर हमारा ध्यान भटका तो नहीं रहा? हमारा ध्यान इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग की ओर जाए और उसकी आड़ में। हाँ सर, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर ये किलर तो समझ में नहीं आ रहा है। एक ही मोडस ऑपरेंडी से 2 औरतों का मर्डर। अभिषेक, इस लड़की का गोदावरी से कोई कनेक्शन तो नहीं है? अरे दीदी यहाँ नहीं है तो कहाँ है? हमसे बात नहीं आती थी वो। अरे इस बार नहीं आई, कितनी बार समझाऊं तुझे, एक बार में समझ में नहीं आता। जा रहा डॉक्टर, तू झूठ बोल रहा है। झूठ मैं बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है? तू ही हमेशा उसको पीटता था। ऐसा तो नहीं कि इस बार तूने कहीं मार के उसको फेंक दिया और यहाँ के ड्रामा कर रहा? दिमाग खराब है, हम अपनी बीवी को मारेंगे। समझ क्या रखा तूने हमको? अरे आज के बाद यहाँ आ गया ना तो काट के रख दूंगा तुझे। अरे छोड़ेंगे नहीं तुमको, बंद करा देंगे। तुम्हारा एक क्लिनिक बता रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। इस लड़की को भी वैसे ही मारा गया जैसे गोदावरी, और इसकी बॉडी पर भी रेप के कोई साइन नहीं है। पर इसका भी पेट काट कर ऑर्गन्स निकाले गए और फिर पेट के अंदर ये कपड़े, अंडरगारमेंट्स और गहने डालकर पेट सिल दिया गया। सर ये किलर तो साइको लग रहा है। इस लड़की का गोदावरी से कोई कनेक्शन है? सर गोदावरी की बेटी और पड़ोसियों से बात हुई, लेकिन ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। अभिषेक, सर हमारे पुलिस स्टेशन में एक दिति नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है। सर दिति वही लड़की हो सकती है जिसकी हमें लाश मिली थी, क्योंकि जिस दिन हमें लाश मिली उसके एक दिन पहले ही दिति मिसिंग हुई थी। मिसिंग कंप्लेंट किसने लिखवाई? सर दिति के हस्बैंड लालटू ने। दिति नहीं है सर,
क्या तुम मैंने पहचानते हो? कैसा लगा? सच्चा सोने का है, पता है? प्यार सच्चा होना चाहिए बस। घर के कौन सा सोना चांदी साथ लेके जाएंगे। अरे यार, हम तुमको मतलब इतना सुंदर गिफ्ट दिए, तुम अभी भी मरने की बात कर रही हो यार। मरी तो रहे हैं रोज हम, पर हम तुमको जिंदगी देंगे, और ऐसा जिंदगी देंगे ना जैसा कभी किसी ने जिया नहीं होगा। लालटू, ये गोदावरी है। इसकी हत्या भी उसी तरीके से की गई जैसे दीति को मारा गया था। तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, हम नहीं जानते। दीति की लाश हमें वजीरपुर से मिली थी। तुमने दीदी को आखिरी बार कहाँ देखा था? साहब यही अपने घर पे। तब 4 रोज पहले एक काम से बाहर गए थे। जब वापस आए तो घर पे ताला लगा हुआ था। हमें लगा कि दीदी डॉक्टर साहब के यहाँ पे गई है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर सुमेंटो। वही कुछ किया है हमारी दीदी के साथ। वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है मतलब? हमारे घर के पास ही उसका क्लिनिक है। वो डॉक्टर बंगाली है, हमारी दीदी भी बंगाली थी, इसलिए उन दोनों में अच्छा खासा बातचीत शुरू हो गया। वो बोलता था कि दीदी हमारी बहन जैसी है, लेकिन हमको उसकी नीयत पे शक है साहब। हमने दीदी को भी मना किया था कि उससे बात मत करे, लेकिन डॉक्टर ने हमारी दीदी को इतना भड़काया कि दीदी हमको उल्टा जवाब देती थी। तुम हम पे शक कर रहे हो? अरे वो बहन बोलते हैं हमको, और तुम? छी, कितना गंदा सोच है तुम्हारा। सोच हमारा गंदा नहीं है, उस डॉक्टर का है। दिखावे के लिए बहन बोलता है तुमको, वो समझी? अब जब हम डॉक्टर से पूछे कि दीदी कहाँ है, तो वो हमें मार के क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। साहब हमको पूरा शक है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसने ही किया है साहब ये। सर, जैसा कि हमें लग रहा था कि मर्डर इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है, और लालटू भी दीदी के मर्डर का शक डॉक्टर सुमेंदु पे जता रहा है। तो हो सकता है गोदावरी के मर्डर में भी डॉक्टर सुमेंदु का ही हाथ है। उठा के लाओ डॉक्टर सुमेंदु को। सर, साहब लालटू झूठ बोल रहा था। अब दीदी को तुम अपनी बहन जैसी मानता था। मैंने कभी उस पर गलत नजर नहीं रखी साहब। हाँ, तेरी नजर तो उसके ऑर्गन्स पे थी ना। ऑर्गन? आतंकी मत कर। दीदी को मारकर उसकी बॉडी में से वाइटल ऑर्गन्स निकाले गए थे, और सिर्फ दीदी नहीं, 15 दिन पहले गोदावरी को भी इसी तरीके से मारकर उसके ऑर्गन्स भी निकाले गए थे। अब मुझे सिर्फ इतना बता कि ये ऑर्गन्स तो बेचता किसको है? साहब मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूँ साहब, मैं तो एक मामूली से फिजिशियन हूँ। फिर वो सर्जन कौन है जिसके लिए तूने उन औरतों को झांसा देकर उनका मर्डर किया? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, बल्कि मुझे तो शक है कि लालटू ने दीदी को मारा होगा। तू ऐसे नहीं बोलेगा। अभिषेक, ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब का। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। दीदी तो लालटू की बीवी भी नहीं थी साहब, वो तो उसको बंगाल से खरीद कर लेकर आया था। खरीद कर लाया था? हाँ साहब, वो उसको खरीद कर लेकर आया था साहब। उसको गुलाम बना के रखा था, बहुत मारता पीटता था साहब। दीदी तो कितनी बार मेरे पास आके अपनी आप बीती सुना चुकी थी। दीदी पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर देती हो? अरे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दीदी आपके पास आने से डरती थी साहब। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उसके पड़ोसियों से जाके पूछ लीजिए, कैसे जानवरों की तरह मारता था उसको। भाजी, कालका जी चलोगे? चलेंगे ना, 150 रुपए। 150 किस बात के? मीटर तो पूरा 120 भी नहीं होता है। मैडम मीटर का नहीं पता, चलना है तो बोलो वरना रहने दो। ये आप कुछ भी बोल रहे हैं। औलाद भी दी पाई, ऊपर तो मेरे पैसे पर भी उठाती है। तो बच्चे के लिए जाते हैं उस औरत के पास? हाँ जाता हूँ, और उससे शादी भी करूंगा, समझी? अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। अरे बहन जी, आज बैठ जाइए, 140 दे दीजिएगा। मैंने कह दिया ना, 125 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। ना तेरी ना अर्चना की, 130 में चलते हैं। हाँ आप यहाँ? हाँ, मैं भी कालका जी जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं, किराया आधा आधा शेयर कर लेंगे। ठीक है। अब वो डॉक्टरों को भड़का रहा है साहब। तब हम दीदी से बहुत प्यार करते थे। तेरे पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि दीदी को तू बहुत मारता था। उसके माँ बाप कहाँ है बोल? अब दीदी का हमारे सिवा दुनिया में कोई भी नहीं था साहब। कोई नहीं था या खरीद के लाया था उसे? देख, हमें सब कुछ पता चल चुका है, अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं है। साहब हम उसको खरीद के मिलाए थे साहब, हम उसको नरक से निकाल के लेके आए थे साहब। जो पूछ रहा हूँ वो बता, दीदी का गांव कौन सा है? उसके माँ बाप कहाँ हैं? अब दीदी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था साहब।
सब दीदी वैश्या थी साहब। दीदी प्रोस्टिट्यूट थी? हाँ सर। कहानी बना रहा सब है। नहीं साहब, जो पूछ रहा हूँ वो बता। तब सच बोल रहा हूँ साहब। तब दीदी को खुद भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप का है साहब। हमारी शादी नहीं हुई थी और इसलिए हम बंगाल में ऐसी जगहों पे जाते थे, तो वहीं पे हमको दीदी मिली थी साहब। तू काहे हमको रोज अंदर ले आता है? हमारी सहेली जमती नहीं क्या तुझको? नहीं, जब से मिले ना तुमसे बाकी हर औरत पराया लगने लगा है हमको। प्यार हो गया तुमसे। नहीं सच्ची? तब हम दीदी को यहाँ भगाकर दिल्ली ले आए, लेकिन हमने उसे कहा था कि किसी को भी अपना अतीत मत बताना, लेकिन उसने उस डॉक्टर के आगे सब उगल दिया। और वो डॉक्टर आज आपको भड़का रहा है साहब। साहब हमारे झगड़े का जड़ भी वो डॉक्टर ही था। उसी से खार खा के हम दीदी पे हाथ उठाते थे, लेकिन साहब हम दीदी से बहुत प्यार करते थे। बात का विश्वास करो साहब, हमने दीदी को नहीं मारा। कौन था ये आदमी? ये मेरा दोस्त है पापा। अर्चना, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुमने यहाँ भी यही शुरू कर दिया। इस सिंदूर और मंगलसूत्र की आड़ में क्या कर रही हो सब समझ में आ रहा है। पापा, आप अपनी ही बेटे के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? जो अभी मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? आपको ये दिख रहा है, लेकिन अपने दामाद की हरकतें वो नहीं दिखती आपको। उसके लिए तो आपने अपनी आंखें मूंद ली है जब वो मेरे रहते हुए किसी और औरत के साथ रिश्ता रखा है। एक मिनट, इसका मतलब इस आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता है? अरे दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? क्यों मेरे मान सम्मान की धज्जियां उड़ा रही है? पापा, मुझे आपके मान सम्मान की फिक्र है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप भी मुझे घर से निकाल सकते हैं। इस दीदी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। ये बंगाल के आसनसोल एरिया के प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ी हुई थी। इस लालटू का भी वहां काफी आना जाना था। डॉक्टर सुमेंदु के खिलाफ कुछ मिला? तो उसके कांटेक्ट में जितने भी डॉक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं, सबके बैकग्राउंड चेक की, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और गोदावरी का मर्डर जिस एरिया में हुआ था वहां ऐसा कोई नंबर एक्टिव नहीं था जिसका कनेक्शन गोदावरी के किसी गांव वाले से हो। इन दोनों औरतों के मर्डर का मोडस ऑपरेंडी सेम है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि कातिल भी एक ही आदमी होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसके अलावा इस मदन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मदन और उसकी फैमिली जिंदा भी है या मर चुके हैं। लेकिन अगर मदन मर गया होता तो गोदावरी सुहागन बन के क्यों रहती? तो ये भी हो सकता है कि ये गोदावरी बिन ब्याह मां बनी, तो बदनामी के डर से सब कुछ झूठ बोल रही है। दीदी और गोदावरी, इन दोनों के अतीत में दुख और मुसीबतों की एक कहानी छिपी है। दीदी प्रोस्टिट्यूट थी, गोदावरी का गैंग रेप हुआ था। गोदावरी अपने गांव से 9 साल पहले भागी थी और यहाँ लोग उसको पिछले 7 साल से जानते हैं। तो बीच के 2 साल वो कहाँ रही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी की तरह गोदावरी को भी प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया हो? मतलब इन दोनों के मर्डर का कनेक्शन प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा हुआ हो सकता है। दीदी का अतीत जानने के बाद हम प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को भी इस केस से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन हमें इस चीज की कोई लीड नहीं मिली कि गोदावरी को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट बनाया गया था। और सवाल यह भी था कि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट वाले लोग इस तरह से इन औरतों को क्यों मारेंगे? हम फिर भी अपने खबरियों की मदद से बंगाल के उस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़े सभी लोगों को खंगाल रहे थे, लेकिन इस एंगल से भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। डॉक्टर सुमेंदु और दीदी का पति लालतू, ये दोनों हमारे शक के दायरे में थे। दूसरी तरफ गोदावरी का पति मदन, नरोत्तम द्वारा बताए गए गोदावरी के रेपिस्ट, हम सभी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन किलर हमें फिर से मात देने वाला था। सर, कालका जी में एक और औरत का मर्डर हुआ है। मेरी बेटी को किसने मारा साहब? मेरी बेटी को किसने मारा साहब? मेरी बेटी को तो इसका मर्डर तो बिल्कुल गोदावरी और दीदी की तरह किया गया है। लेकिन गोदावरी और दीदी की लाशें तो हमें सुनसान जगहों पर मिली थी, इसकी घर के अंदर। ये चक्कर क्या हो सकता है? सर, इसका नाम अर्चना है। मैंने इसके फादर से बात की, वो गोदावरी और दीदी को नहीं जानते। साहब, मैं बाजार गया हुआ था,
मैं वापस आया तो मेरी तो जब ये सब हुआ अर्चना घर पे अकेली थी? हाँ सर, लेकिन बाद में वो बाहर जाने वाली थी। पापा बिना खाए कहाँ जा रहे हैं? आपका नाश्ता लगा दिया है। पापा पापा अभी तक नाराज है। पापा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है और आज उसी की वजह से मुझे जॉब भी मिलने वाली है। पापा जॉब? कैसा जॉब? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। जॉब पक्की हो जाएगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। अर्चना जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी? हाँ सर। तो गई? मालूम नहीं साहब, जब मैं वापस आया तो सब हो चुका था। कुछ दिन पहले उसे एक आदमी के साथ देखा था, वही उसे काम देने वाला था। अच्छा, वो आदमी कौन था जो अर्चना की जॉब लगवा रहा था? सर उसका कोई दोस्त था, मैंने एक बार अर्चना के साथ उसको देखा था। आप उस आदमी के बारे में कुछ तो जानते होंगे? कहाँ रहता है, क्या नाम है? नहीं सर, अर्चना ने कुछ नहीं बताया था उसके बारे में। आप उसका स्केच बनवा सकते हैं? सर मैंने उसे इतने ध्यान से देखा ही नहीं था। आपको क्या लगता है अर्चना को इस तरीके से कौन मारेगा? अर्चना का उसके पति के साथ झगड़ा था और 6 महीने पहले अर्चना क्या नाम है अर्चना के पति का? सर उमेश, ओखला में रहता है। तो ओखला जनता कॉलोनी के पास, जहाँ पे गोदावरी और दीदी दोनों का घर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना के पति का गोदावरी और दीदी के मर्डर से भी कनेक्शन हो? अर्चना के फादर ने बोला कि आज अर्चना का जॉब इंटरव्यू था। वहीं गोदावरी भी काम के सिलसिले में किसी आदमी से मिल रही थी जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। और अर्चना के फादर भी बोल रहे हैं कि उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं था जो अर्चना को जॉब दिलवाने की बात कर रहा था। आई स्ट्रांगली फील कि ये एक ही आदमी है और हो सकता है उसने दीदी को भी जॉब दिलवाने का झांसा दिया हो। अनुज, तुम अर्चना की फ्रेंड्स और फैमिली वालों से मिलो, हो सकता है उस आदमी के बारे में कोई लीड मिले और अर्चना के पति को भी खंगालो। सर मैं मानता हूं कि मैंने अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया था, पर मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया साहब। मैं सच बोल रहा हूं साहब। अब दीदी एक घर में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन फिर उसका काम छूट गया। तो दीदी कोई नया काम ढूंढ रही थी? हाँ साहब, लेकिन उसको कोई काम मिल नहीं रहा था। कोई ऐसा आदमी था जिसने दीदी को ये कहा हो कि वो उसे नया काम दिलवाएगा? साहब हम आपसे कहे ना कि वो डॉक्टर ही ऐसा आदमी है जिसको दीदी भाई मान के मिलती थी, और वो डॉक्टर ही मारा है दीदी को। सर इस ऑटो वाले का कहना है कि कुछ दिन पहले अर्चना एक आदमी के साथ इसकी ऑटो में बैठी थी। हाँ साहब, वो दोनों मेरे ऑटो में बैठे थे। 150 किस बात के? मीटर तो पूरा 120 भी नहीं होता है। एक काम कीजिए, 135 दे दीजिएगा, बैठिए चलिए। मैंने कह दिया ना, 125 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। ना तेरी ना अर्चना की, 130 में चलते हैं। हाँ आप यहाँ? हाँ, मैं भी कालका जी जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं, किराया आधा आधा शेयर कर लेंगे। साहब वो आदमी पूरे रास्ते उस औरत को ज्ञान देता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद किसी इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे वो। बस अब इतना ही सुना था मैंने। उस आदमी को तुमने कहाँ उतारा? साहब उस औरत के सामने तो सी ब्लॉक जाने के लिए बोल रहा था, और औरत जब उतरी तो वो ए ब्लॉक में उतर गया। उसका स्केच बनवा सकते हो? आप कोशिश कर सकता हूँ। आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है? 4 बच्चे हैं मेरे और आपसे मुझे 3000 रुपए महीना देते हैं। अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब आप मुझे 4000 रुपए महीना देंगे, समझे? ये जरूर औरतों को काम का झांसा देकर उन्हें अपना शिकार बनाता होगा। लेकिन सर उनके ऑर्गन्स निकाल के उन्हीं के कपड़े और जेवर उन्हीं के पेट में डाल के सिल देना, मकसद समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है साइको किलर हो या फिर किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का मेंबर। लेकिन सर अगर ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का मेंबर होता तो उनके कपड़े उनके पेट में डाल के सील क्यों देता? हमें झांसा देने के लिए। पता करो डॉक्टर सुमेंदु या इस केस के किसी भी सस्पेक्ट से इसका कोई कनेक्शन है क्या? इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, और गोदावरी, अर्चना और दीदी, इन तीनों से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी से इसके बारे में पता करो। देखो शायद कोई लीड मिले। सर
हाँ साहब, गोदावरी को मैंने इसी आदमी के साथ देखा था। गोदावरी ने इसी आदमी के बारे में बताया था कि ये उसके गांव का है। हाँ सर, ये वही है जिसको मैंने अर्चना के साथ देखा था। तो जिस आदमी का स्केच सामने आया, उसका चेहरा इस रघुवीर नाम के क्रिमिनल के साथ मैच करता है। इस रघुवीर को अपने माँ के ही मर्डर के केस में 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से इसकी सजा 2 साल कम कर दी गई। ये 2 साल पहले ही रिहा हुआ है। तो रिहा होने के बाद से कहाँ है? रिहा होने के बाद से तो गायब है, लेकिन रहने वाला गोरखपुर का है। मैंने गोरखपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया है। यहाँ दिल्ली में ये एक के बाद एक 3 औरतों का मर्डर कर चुका है। गोदावरी, दीति और अर्चना के बाद जरूर ये किसी और को टारगेट करने की फिराक में होगा। अनुज, दिल्ली और नेबरिंग स्टेट्स में इसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ और उन्हें इससे अलर्ट रहने को कहो, और किसी भी तरीके से ये पता लगाओ कि ये कहाँ हो सकता है। सर, मेरी माँ कहती थी संसार को सुख की लालसा से कभी नहीं देखना चाहिए। सुख की इच्छा ही दुख का कारण होती है। सविता, आज आपका काम पक्का हो जाएगा। चले? हाँ चलिए। चलिए। लगभग हर एरिया में रघुवीर की वांटेड वाली पोस्टर्स लगवा दी और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। होपफुली जल्द से जल्द हमें लीड मिल जाएगी। गुड। पर गौतम नगर में रघुवीर को एक चाय की दुकान पे देखे जाने की इन्फॉर्मेशन मिली है। लेट्स गो। इन द मीन टाइम गौतम नगर की सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स और अबेंडन बिल्डिंग्स के बारे में पता लगाओ। सर, यादव गाड़ी में बैठ। कमलेश, गाड़ी स्टार्ट कर। ये कौन सी जगह है? अरे बस यही है, यहाँ आ जाओ। तो गौतम नगर में कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में पता चला। यहाँ का काम काफी टाइम से बंद है। मुझे लगता है वो किलर हमें वहीं मिलेगा। कमलेश, जल्दी चलो। आ जाओ सर। अरे आ जाओ, यही संभाल के। हाँ, आ जाओ। ये कहाँ लेकर आए हैं हमें? अरे बस यही है, आ जाओ। पर यहाँ हमारा इंटरव्यू कौन लेगा? हम लेंगे। तुम? हाँ सविता, अगर तुम 4,000 रुपए की जगह 4 लाख रुपए महीना भी कमाओगी ना, तब भी ये दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति? हाँ, मुक्ति। कोना कोना चेक करो बिल्डिंग का, क्विक। सविता, सविता, क्यों भाग रही हो? सविता, तुम मुझसे नहीं, अपनी खुशियों से दूर भाग रही हो। तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। यही तरीका है तुम्हें मुक्ति देने का सविता। यही तरीका है तुम्हें मुक्ति देने का। यही तरीका है तुम्हें मुक्ति देने का। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मुक्ति इस लड़के को मुक्ति दे। क्यों मिलेगा मुक्ति? क्यों मिलेगा मुक्ति? नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मुक्ति दे दूं। मैंने जो किया ना, उसे हत्या नहीं, मुक्ति देना कहते हैं। अपनी माँ को भी मैंने मुक्ति दी थी। तेरी माँ जो तुझे इस दुनिया में लेके आई, उसे मार के बड़े गर्व से बोल रहा है कि उसे मुक्ति दी थी। आपको पता है, मेरी माँ 10 साल से घुटनों के दर्द से परेशान थी। ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी, बस बिस्तर पे पड़ी पड़ी दुख झेल रही थी। इसलिए मैंने उसे मुक्ति दे दी। और वैसा ही दुख मैंने गोदावरी के जीवन में देखा था। दुखी लोगों को मैं अपना मित्र बना लेता हूँ और मित्र अपना दुख बांट लेते हैं। गोदावरी ने बताया था मुझे कैसे उसका बलात्कार किया गया और फिर उसके प्रेमी को भी मार दिया गया। मदन की हत्या की गई थी? हाँ, यही बताया था उसने मुझे। लेकिन वो दुनिया से और अपनी बेटी से झूठ बोलती थी कि वो सुहागन है। उसके पेट में जो बच्चा था ना, वो रेपिस्ट का बच्चा था। लेकिन फिर भी उसने उसे इतना बड़ा किया, और उसे मिला क्या? दुख। ढंग का काम नहीं था बेचारी के पास। इतना सब कुछ सह के भी तंगी में जी रही थी, इसलिए मैंने उसे मुक्ति दे दी। जी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को खुशहाल जिंदगी देने के लिए ना जिंदगी भर संघर्ष करूंगी। गोदावरी, इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचो।
मुक्ति? कैसी मुक्ति? बताता हूं। और बेचारी दीति पहले वेश्यावृत्ति में झोंक दी गई। उसके पति ने उस पर एहसान तो किया, लेकिन उसे गुलाम बना के रखता था। दीति को लगता था कि अगर उसे काम मिल जाएगा तो उसका ध्यान इन सब बातों से हट जाएगा। दीति, दुख से ध्यान कभी नहीं हट सकता। तू छोड़ दे मृग तृष्णा और चैन की नींद सो जा। और अर्चना, पति ने बांझ कहकर घर से निकाल दिया। अब पिता को बोझ लगने लगी थी, लेकिन जब मैंने उसे बहाने से मुक्ति देने के लिए बुलाया तो वो नहीं आई। अर्चना, मैंने तुम्हें जहां बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं इंटरव्यू देने वहां? वो जगह सुनसान थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ना वहां तुम्हें मुक्ति देनी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यही मुक्ति दे देता हूँ। मुक्ति? कैसी मुक्ति? ये मुक्ति दूध बनने का नाटक बंद कर। उनके पेट काट कर ऑर्गन्स निकाल कर बेचता है ना तू? मुझे सच सच बता, और कौन कौन शामिल है इसमें? मुझे ना बचपन में डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं चीर फाड़ करता था। लेकिन ये मुक्ति दूध किसी के ऑर्गन्स निकाल के बेचता नहीं था। मैं उनके ऑर्गन्स कुत्तों को खिला देता था, ताकि वो कुत्ते भी मेरे मित्रों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। रघुवीर अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और ये बात उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी साबित कर दी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि गोदावरी, दीति, अर्चना, क्या इन तीनों में से किसी को भी उसकी मानसिक स्थिति पर जरा सा भी शक नहीं हुआ? हो सकता है उन्होंने दस्तक सुनी हो, लेकिन अपने दुख और परेशानियों में डूबी वो औरतें अपनी जरूरतों में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि एक अनजान आदमी को सही तरीके से समझे बगैर उससे मदद की उम्मीद रखना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो मिस्टर दर्शन नायर, आपने अपना प्रॉमिस तोड़कर अच्छा नहीं किया। रेवती? हाँ रेवती, अभी आपको अपना गलती सुधारना पड़ेगा। प्रीति, दमयंती, तुम लोगों ने किया ना? तुम लोगों ने किया। अब्बा, आज आपने बोला था कि आप हमें फन सिटी लेके जाओगे, लेकिन आप नहीं लेकर गए और इसीलिए हमने आपको जोकर बना दिया। अब्बा, अभी आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा और हम सबको कल फन सिटी लेके जाना पड़ेगा। हाँ ओके बाबा, ओके, हम तुम सबको फन सिटी लेके जाएगा, नहीं तो तुम लोग मेरा ड्रैकुला बना देगा। नमस्कार, मैं अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये एक ऐसा केस है जो आप सबके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केस सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं था। इस केस के खुलासे, क्राइम का मोडस ऑपरेंडी ऐसा है जिसमें कोई भी आम आदमी इसका शिकार बन सकता है। आज जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, हो सकता है इस दौरान भी कोई मासूम इस तरह के अपराध का शिकार बन रहा हो। ये केस तब का है जब मैं कर्नाटक के कोमाची इलाके में पोस्टेड था। कोमाची एक शांत सा कस्बा था, लेकिन तब हमें यह मालूम नहीं था कि उस कस्बे की शांति के पीछे कई जुर्म अपने पांव पसार रहे थे, और उसी दौरान हम लोग सुरक्षा को लेकर कई जरूरी कदम भी उठा रहे थे। अभी जो मैंने आपसे और मुझे लाइव देखने वालों से कहा, उसे लेकर आपके माता पिता, गार्जियंस, आपके टीचर्स ने कई बार आपसे बातें की होंगी कि आजकल के माहौल में किस तरह से आप लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग और सतर्क रहना है। और अब मैं आपको एक ऐसे वुमेन्स स्पेशल हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस पर आप 24 घंटे में कभी भी पुलिस को फोन करके अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। और ये नंबर है 1800। ये एक टोल फ्री नंबर है जो आज 16 जुलाई 2017 ठीक 11 बजे से एक्टिव हो चुका है। अगर आप किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जो आपको लगता है कि वो रास्ता सेफ नहीं है, जहां रोड साइड मजनुओं का जमघट है, या आप किसी भी मुसीबत की घड़ी में हैं, तो प्लीज आप तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपका ये कॉल ऑटोमेटिकली पास के पुलिस स्टेशन और पेट्रोलिंग टीम को डाइवर्ट हो जाएगा, और इस एरिया में इस नंबर पर आई शिकायतों को मैं खुद मॉनिटर करूंगा।
मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों की सहायता की जाएगी, आपकी परेशानी दूर की जाएगी। अब मैं अपनी टीम के साथ इस नंबर का आपको डेमो देने जा रहा हूं। मान लो हमारी टीम की सदस्य उमा एक विक्टिम है, इस वक्त किसी मुसीबत में है और वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं। उमा। यस सर। उमा, मिस्ड कॉल नहीं करना है, पूरा कॉल करना है। लेकिन सर मैंने तो अभी कॉल किया ही नहीं आपको। शायद जो कोई हमें लाइव देख रहे होंगे उन्होंने कॉल किया होगा, टेस्ट कॉल। मैं कॉल बैक करता हूं। हेलो। हेलो, मैं एसपी अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूं। क्या आप किसी परेशानी में हैं? फोन कट हो गया है, मैं दोबारा करता हूं। हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? प्लीज बताइए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? देखिए, अगर आप कुछ हमें बताएंगी नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? प्लीज बोलिए। सर मैंने क्राइम किया। देखिए, ऐसा नहीं बोलते। प्लीज आप हमें बताइए कि इस वक्त आप कहां पर हैं, आपका नाम क्या है? सर ये लड़की इस हेल्पलाइन पर कॉल करके आत्महत्या करने की बात कर रही है, अब आप क्या करेंगे? देखिए, पहले हमें ये चेक करना होगा कि इस लड़की ने ऐसा क्यों बोला। प्लीज सर, पर ये हेल्पलाइन बनाई गई थी। प्लीज नो क्वेश्चन प्लीज। सर उस लड़की ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके इस नंबर को सर्विलेंस पर रखो और पता करो कि आखिरी वक्त किस एरिया में एक्टिव था और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। राइट सर। दीदी खोल दो। ठीक है। मेरे को पता है पार्टी मेरे को सपोर्ट करती है, लेकिन भले ही मुझे टिकट दे दे, तुम बच्चे के लिए मेरे पास क्या किया? कर दिया ना नुकसान। अम्मा क्यों मारा इसको? हमेशा मस्ती मस्ती मस्ती, बस पक्की मस्ती करना है खाली। अम्मा बच्ची है वो, चलता है ये सब। क्या कर रही है? सर उस लड़की ने जिस नंबर से कॉल किया था वो किसी मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है, दैनिक बिहार के एड्रेस पे। और जब उस नंबर से लास्ट कॉल किया गया तब वो नंदी नगर में एक्टिव था। तुरंत मोहनलाल के एड्रेस पे जाओ। हो सकता है लड़की मोहनलाल की कुछ लगती हो। इसका नाम पता करो, फोटो लो, कैसे भी करके ये पता लगाओ कि नंदी नगर में ये लड़की इस वक्त कहां हो सकती है। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, किसने कोई क्राइम किया है और ये सुसाइड करने वाली है। ये मोहनलाल का घर है? हाँ सर यही है। तो इनके घर में कौन कौन रहता है? सर इनका पूरा फैमिली चेन्नई रहता है। कोई नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ सर है। दीजिए प्लीज। हेलो जी, आप मोहनलाल बोल रहे हैं? हाँ जी। देखिए मैं कोमाची पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मनीष बोल रहा हूँ। अभी अभी एक लड़की ने आपके दूसरे नंबर से हमें कॉल किया था। मेरे नंबर से?
44461406। नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जी। ये नंबर आपके सैनिक विहार पते पे रजिस्टर्ड है। 4 महीने पहले नंबर लिया था आपने। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 6 महीने पहले मैं उधर गया था सर जी, एक रिश्तेदार का मैरिज अटेंड करने गया था। उधर मैंने एक दुकान से मोबाइल सिम खरीदा था सर। वो दुकानदार मेरे डॉक्यूमेंट से मिसयूज तो नहीं कर लिया? तो क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ से आपने किस दुकान से सिम लिया था? सर उस लड़की का नंबर अभी अभी नया नगर में ऑन हुआ है। नया नगर में? अभिषेक, पहले इस लड़की का फोन एक्टिव था नंदी नगर में और अब नया नगर में। नंदी नगर से नया नगर 10 किलोमीटर दूर है। बड़े लड़की ट्रेवल कर रही है। सर लड़की जो नंबर यूज करी है वो किसी मोहनलाल के नाम पे है। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा ये लड़की है कौन? हमारे पास ना इसकी फोटो है ना कोई पहचान, हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वीडियो कॉल। पहले आपकी मेरे से ही बात हुई थी। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं आप किसी वजह से गिल्ट में हो। देखो बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो सकता है आपसे कोई भूल हुई हो, लेकिन ऐसी कोई भूल नहीं है जो सुधारी ना जा सके। आप हमें खुल के बताइए, आपको क्या हेल्प चाहिए हमारी? नाम क्या है बेटा आपका? आपके पेरेंट्स कौन है? आप कहां रहती हैं? हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। स्विच ऑफ कर दिया। अभिषेक, मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ भी कर सकती है और हमें इसको ऐसा करने से रोकना होगा। इसका फोटो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूं। सभी सोशल साइट्स और न्यूज चैनल में फोटो सर्कुलेट करो। देखकर तो यही लग रहा था कि ये किसी बस में ट्रेवल कर रही है। नया नगर के पास में जो भी पेट्रोलिंग टीम है उसको इसका फोटो भेजो और इसे अपडेट करो। इस लड़की की उम्र 16 से 17 साल की होगी। मतलब ये जरूर किसी स्कूल या कॉलेज में जाती होगी। आसपास के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सब जगह पता करो। हो सकता है वहां से इसके घर वालों के बारे में हमें पता चल जाए। क्विक सर। सर, इतने टाइम पहले किसने कौन से नंबर का सिम खरीदा ये मुझे कैसे पता होगा सर? और इस मोहनलाल को तो मैं ठीक से जानता तक नहीं हूँ। इस लड़की को जानते हो? शायद मोहनलाल के डॉक्यूमेंट पे ऐसे सिम दिया हूँ। नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। और सर हम ऐसा काम नहीं करते। और 6 महीने पहले तक तो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी सिम मिल जाया करते थे। शायद वहीं से लीक हुआ वो मोहनलाल का डॉक्यूमेंट्स। ये वही लड़की है जिसने पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके ये बोला था कि उसने कोई क्राइम किया है और वो सुसाइड करने वाली है। आखिर क्या वजह रही होगी, इसका पता अभी तक पुलिस भी नहीं लगा पाई है। हम एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं कर सकते, तुरंत पता करो। मूव। यस सर। अभिषेक, नया नगर पोस्ट की क्या अपडेट है? सर वहां चेकिंग चालू है। हाँ मनीष। सर, मैंने मोहनलाल के पड़ोसियों और उस दुकान वाले से इंक्वायरी की। लगता नहीं मोहनलाल उस लड़की को जानता होगा। पर हमें यह पता तो करना होगा कि जो लड़की ये बोल रही है कि उसने कोई क्राइम किया है, आखिर उसके पास मोहनलाल नाम के किसी आदमी का सिम कार्ड पहुंचा कैसे? और ये पता करने के साथ साथ हमें उस लड़की तक पहुंचने के लिए भी फोकस करना है और ये भी जानना है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मनीष, अभिषेक, वो लड़की नंदी नगर में थी। नंदी नगर से उसने नया नगर की तरफ मूव किया। हो सकता है वो नया नगर से होते हुए विजयनगर की तरफ जा रही हो, या फिर विजयनगर पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते से वो तिलक नगर होते हुए, नालगोंडा होते हुए नगरेला की तरफ जा रही हो। अभी मैंने जितने भी नाम दिए हैं इन सभी एरियाज में नाकाबंदी करवाओ और आने जाने वाली सभी बसेस की चेकिंग करवाओ। क्लियर है मनीष? ओके सर। ओके अभिषेक। क्या सर? मैं कमी सर? सर अभी एक लेडी का फोन आया था। उसका कहना है कि वो उस लड़की के बारे में जानती है। मैंने उसको थाने बुलवा लिया है। वो लड़की शायद इस वक्त नया नगर में एक बस में ट्रेवल कर रही है। इस रूट की सारी बसेस अच्छी तरह से चेक करो। होगा। उस लड़की का नाम प्रीति है और वो हमारे स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रीति? और ये प्रीति रहती कहाँ है?
स्कूल के डेटाबेस से मैंने ये एड्रेस निकाला है। उसकी माँ का नाम रेवती नायर है और वो विडो है। प्रीति के फादर नहीं है? जी सर। अभिषेक, मनीष को ये एड्रेस सेंड करो और उससे कहो कि प्रीति की फैमिली से तुरंत जाके मिले। सर अंदर तो कोई नहीं है सर। किसी पड़ोसी को बुलाओ तुरंत। जी सर। ये तो रेवती है, प्रीति की माँ। प्रीति की माँ रेवती? यहाँ प्रीति और इनके अलावा और कौन कौन रहता है? रेवती के चाचा का घर है ये। पति की मौत के बाद रेवती अपने 2 बेटियों के साथ यहीं रहती हैं, प्रीति और दमयंती। इसके अलावा इनके चाचा के बहू बेटे और 2 पोते भी रहते थे। तो बाकी फैमिली कहाँ है? सर वो शादी में गए थे, मैंने देखा था। लेकिन रेवती, प्रीति और दमयंती यही थे। दमयंती? पर यहाँ तो रेवती की लाश है, तो फिर दमयंती कहाँ है? सर मालूम नहीं। आपने आप में से किसी ने भी यहाँ किसी को आते जाते देखा? किसी तरह के झगड़े की कोई आवाज सुनी? आपने भी नहीं सुनी? नहीं सर, मैंने भी नहीं सुना। व्हाट? प्रीति की मदर का मर्डर? और सर चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रीति की छोटी बहन दमयंती भी गायब है। प्रीति की छोटी बहन दमयंती? जी हाँ सर, मैंने पड़ोसियों से प्रीति के नाना का नंबर लेकर उनसे बात भी की, पर उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें कुछ मालूम नहीं है तो फिर ये चक्कर क्या है? मेरी जब आखिरी बार प्रीति से बात हुई थी वीडियो कॉल पर, तब उसे देखकर ऐसा ही लगा था कि वो अकेली है। ऐसे लगा नहीं कि उसके साथ उसकी छोटी बहन दमयंती भी होगी। सर प्रीति बोल रही थी कि उसने कोई क्राइम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं? जिस क्राइम की प्रीति बात कर रही थी वो उसकी माँ का मर्डर तो नहीं? हो सकता है प्रीति ने ही अपनी माँ को मार दिया। अगर ऐसा है तो इट्स रियली वेरी सीरियस। और सबसे बड़ा सवाल, प्रीति आत्महत्या करने की बात कर रही थी तो उसकी छोटी बहन दमयंती कहाँ है? हमें इन सब की वजहों का पता लगाना होगा। तूने जान लिए मेरे बेटे की, तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी इस पे मैं। तो निकल ले घर से। मैं अम्मा को मत दिखाई मारती। एक बार मारा तूने। चलो आ जाओ, जिसको जो नाश्ता पानी करना कर लो, आ जाओ। सर प्रीति का उसके फैमिली के साथ क्या इशू है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर हाँ प्रीति हमारे स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो पढ़ाई में भी काफी तेज है। लास्ट ईयर 10th में उसे 2nd रैंक मिला था और सरकार की तरफ से 10th बोर्ड के जितने भी टॉपर्स थे उन सभी को टैबलेट गिफ्ट में दिया गया था। माना प्रीति पढ़ाई में अच्छी है, पर कभी आपने प्रीति में ऐसा कुछ नोटिस किया जो आपको अजीब लगा हो? सर प्रीति काफी रिजर्व रहने वाली लड़की थी, लेकिन एक बार उसने स्कूल में एक लड़की के साथ मारपीट की। क्या कर रही हो तुम? क्यों मारी हो ज्योत्सना को? सर प्रीति एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसीलिए उसके बिहाफ में हमने ज्योत्सना के पेरेंट को कन्विंस किया कि उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले, इससे उसका फ्यूचर स्पॉइल हो सकता था। तो प्रीति ने माफी मांग ली और सब सेटल हो गया। सर प्रीति का नंबर फिर से तिलक नगर में ऑन हुआ है। कट कर दिया। प्रीति हमें मालूम चल गया है तुमने क्या किया है। तुम डरो मत, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं।
स्विच ऑफ कर दिया। प्रीति बोल रही है कि ये सुसाइड करने वाली है, लेकिन इसका बार बार फोन ऑन करना ऑफ करना समझ में नहीं आ रहा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सर प्रीति ने बोला कि वो सुसाइड करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बातें करके वो लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहती हो, जबकि ये साफ है कि प्रीति की मां का मर्डर हुआ है। सर इस सुसाइड की बात करके कहीं प्रीति खुद को बचाने का रास्ता तो नहीं खोज रही है? अम्मा अम्मा देखो आपकी पोती कैसे पूरी मीडिया को और पुलिस वालों को अपने इशारों पे नचा रही है। और अम्मा पुलिस को आपकी बहू की लाश भी मिल गई है। लाश? सर रेवती के पति की मौत करीब 1.5-2 साल पहले हो गई थी। प्रीति का उसकी मां से किसी तरह का कोई झगड़ा? आए दिन का झगड़ा, क्योंकि ये प्रीति के सगे नाना थोड़ी थे, इसीलिए मामा मामी इन लोगों को अपना बोझ समझते थे। प्रीति के नाना सगे नहीं है मतलब? रेवती के माँ बाप तो काफी पहले ही गुजर गए थे और पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। और सर प्रीति के मामा मामी के बच्चों के साथ जब भी प्रीति का झगड़ा होता था, प्रीति की माँ बेचारी प्रीति को ही गलत ठहराती थी। विशाल, तूने मेरी बुक फाड़ दी। खबरदार, आज के बाद जो मेरी बुक फाड़ी। क्या चल रहा है यहाँ? मम्मी प्रीति दीदी ने मुझे मारा। मैंने कितनी बार बोला तुम दोनों को इस लड़की से दूर रहा करो। क्या हो रहा है ये सब? आपकी नवासी ने मेरे बेटे को मारा। नाना, इन लोगों ने मेरी बुक फाड़ दी। फाड़ दी तो क्या हुआ? हमारे दिए पैसों से पढ़ती है और हमारे ही बच्चों पे रौब जताती है। देखा रेवती, इस लड़की के तेवर अब बच्चों पे हाथ भी उठाती है। ये क्या है प्रीति? हाँ, जिनका दिया खाती है उन्हीं के साथ लड़ती है तू? अम्मा लेकिन चल चल चल। पुलिस ने इस लड़की की पहचान कर ली है। इसका नाम प्रीति है। अगर आपको कहीं भी ये लड़की दिखाई दे तो तुरंत पुलिस के नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। प्रीति के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाने के साथ साथ ये पता लगाना भी जरूरी है कि प्रीति अगर हमसे भाग रही है तो उसकी छोटी बहन दमयंती के गायब होने के पीछे क्या चक्कर है। प्रीति का फोन इस बार नयानगर से ट्रेवल करके तिलक नगर में ऑन हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्रीति नागरेगा की तरफ ट्रेवलिंग कर रही है। सभी पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो और प्रीति के स्कूलमेट से भी मिलो, उनसे शायद हमें कोई लीड मिल सकती है। प्रीति के सभी दोस्तों को बोलो कि लगातार वो प्रीति को कांटेक्ट करते रहें और अगर किसी की भी प्रीति से बात होती है तो वो कैसे भी करके प्रीति को वापस बुलाने के लिए कन्विंस करें, कैसे भी करके। सर ये सब देख के हमने प्रीति को कई दफा फोन लगाया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। किस नंबर पे फोन लगा रहे थे आप? सर 444-061-461। लेकिन ये नंबर तो किसी मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये मोहनलाल आपका प्रीति का लगता क्या है जो प्रीति उसके नाम का नंबर यूज करिए? मोहनलाल? सर हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते और हमें नहीं पता कि प्रीति का नंबर किसी मोहनलाल के नाम पे है। तो फिर आप लोग जानते क्या है? देखिए सर, प्रीति क्या करती थी क्या नहीं करती थी वो हमें कुछ नहीं बताती थी, बल्कि रेवती दीदी तो खुद उससे तंग आ गई थी। बहुत हाथ उठने लगा है तेरा। क्यों मारा तुमने विशाल को? अम्मा गलती उन लोगों की थी और आप मुझे बोल रहे हो। आप माँ हो या दुश्मन? दुनिया लड़की की दुश्मन ना बन जाए इसलिए एक माँ को अपनी बेटी की दुश्मन बनना पड़ता है। तुम जब मेरी तरह 2-2 बेटियों की माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। हम यहाँ रहते हैं और यहाँ कहीं खाते हैं। रहने दो अम्मा, आपको ना मेरी पड़ी ही नहीं है और मैं ये आजमा के भी देख चुकी हूँ। शायद दादी सही कहती थी, आप मेरी नहीं अप्पा की भी दुश्मन थी। सर प्रीति के तेवर बिल्कुल उसकी दादी के जैसे होते जा रहे थे। तो आप कहना चाहती हैं कि प्रीति वाकई में अपनी मां का मर्डर करके भाग गई? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। जगन्नाथ जी, तो फिर हमें फोन पे वो आत्महत्या करने की बात क्यों बोल रही थी? और ये दमयंती कहाँ है? सर हमें उसका अंदाजा नहीं है सर। सर ये सब देख के मुझे तो रेवती के ससुराल वालों पर शक हो रहा है। कैसा शक? सर रेवती की सास और देवर अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने पहले रेवती पर प्रीति के आपा के मर्डर का इल्जाम भी लगाया था। प्रीति के आपा का मर्डर? सर वो झूठा इल्जाम था। बाद में ये सब बात साफ हो गई थी कि दामाद जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सर ये सब उनकी चाल थी।
ये सब करके वो रेवती और उनकी बेटियों का जायदाद पे से हक मारना चाहते थे। चाचा, दर्शन जी के अम्मा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारे अम्मा और अब्बा के बाद आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा। मेरी बेटी को और हमको यहाँ रहने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत बोलो रेवती, मैं हूं ना तुम्हारा चाचा, और ये घर भी तुम्हारा है। सर, रेवती को उसके ससुराल वालों से कोई हिस्सा नहीं मिला। अब रेवती के सब्र का बांध टूट रहा था। वो उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का सोच भी रही थी, और जब रेवती और उसकी बेटियां घर में अकेली थी तो ये सब हो गया। सर, मुझे तो उसके ससुराल वालों पे डाउट है सर। अगर ऐसा है तो प्रीति किस वजह से सुसाइड करने का बोल रही है? प्रीति अपने फादर के क्लोज होगी। प्रीति के फादर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। तब हम यह मानकर चल रहे थे कि अगर प्रीति की दादी प्रीति की मां पर प्रीति के फादर दर्शन की मौत का आरोप लगा रही थी, तो हो सकता है यह बात काफी पहले उसके दिलो दिमाग में घर कर गई है और रेवती का मर्डर प्रीति के फादर दर्शन की मौत का बदला हो। लेकिन इस थ्योरी पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह था कि प्रीति की छोटी बहन दमयंती कहां गायब थी। इसलिए हम एक दूसरी थ्योरी बना रहे थे, और वो ये कि शायद प्रीति का हमें फोन करना, सुसाइड करने की बात करना किसी की कहीं कोई चाल तो नहीं है। शायद दमयंती को किसी ने अगवा करके प्रीति को ये सब करने के लिए, बोलने के लिए मजबूर किया हो। इस थ्योरी को लेकर प्रीति की दादी और चाचा हमारी रडार पर थे। सुबह 11 बजे हमें प्रीति का कॉल आया था। उसके बाद 4 घंटे बीत चुके थे और प्रीति हमें हमसे काफी दूर नजर आ रही थी। इसी बीच प्रीति की एक स्कूल फ्रेंड का बयान सामने आया, और उसका वो बयान इस केस को एक नया एंगल दे रहा था। सर, ये प्रीति की अच्छी दोस्त है, ये नैनिका। आप इसके साथ बात कर सकते हैं। हाँ सर, मैं प्रीति को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और आई डोंट बिलीव कि प्रीति अपने मदर के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। वो अपनी माँ के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुन सकती थी सर। और एक बार तो ज्योत्सना ने भी उसकी माँ के बारे में उसे कुछ कहा था। अच्छा, ज्योत्सना के अलावा प्रीति का किसी और से कोई इशू या प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था। लेकिन एक बात है सर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैसी बात? रुक्मणी जी घर पे हैं क्या? जी हाँ सर, मेरे बेटे को हार्ट अटैक जरूर आया था, लेकिन हार्ट अटैक दिलवाया भी जा सकता है। मेरे को लगा रेवती ने खाने में कुछ मिला के दर्शन को दे दिया होगा सर। लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ था, और रेवती को घर से निकाल के उसे अपने प्रॉपर्टी से बेदखली नहीं किया, बल्कि आपकी बातों का उसके दिलो दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि वो भी अपनी मां पे शक करने लगी। हो सकता है कि आपने उसे बरगलाया, हो सकता है कि आप लोगों का भी रेवती के मर्डर में हाथ हो। अब ये क्या बोल रहे हैं सर? अरे प्रीति खुद बोल रही है कि ये क्राइम उसने किया है और इसी वजह से वो सुसाइड करने वाली है। हाँ सर, आप उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं। प्रीति को छोड़ और चुपचाप ये बता, दमयंती को कहां गायब कर दिया? हाँ, आप ऐसे हम पे शक नहीं कर सकते हैं। और रही बात रेवती भाभी के हिस्से की, तो आपको एक बात साफ कर दूं, दर्शन अन्ना ने अपनी मौत के पहले ये घर तक गिरवी रख छोड़ा था। चुनाव लड़ने का शौक था उनको, और एमएलए की टिकट की लालच में सर उन्होंने लाखों रुपए बाहर से उधार लेकर पार्टी को दान दे दिया था। लेकिन सर उसके पहले उनकी मौत हो गई, और रेवती भाभी को देने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। और दर्शन अन्ना अपना तो क्या सर, मेरे हिस्से तक का पैसा डुबो बैठे हैं। और सर आपको तो पता कि पार्टी वाले किसी का पैसा लेने के बाद वापस तो करते नहीं है। ये एमएलए का टिकट कौन सी पार्टी दे रही थी उन्हें? सुन, प्रीति का बाप मेरी पार्टी का कार्यकर्ता था। मैं किसी भी हाल में फंसना नहीं मांगता है। कुछ भी हो जाए, इस सब का मेरी पार्टी की छवि पर कोई बुरा असर नहीं होना मांगता है।
और प्रीति की इस दोस्त नैनिका ने भी ये चौंका देने वाला बयान दिया है। एक बात है सर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर नैनिका के इस बयान में सच्चाई है तो ये इस केस का सबसे चौंका देने वाला एंगल है। सुनो, ये इस लड़की को देखा? हाँ सर, ये लड़की हमारे साथ बस में थी। अब कहाँ है वो? सर उसने नारेकल का टिकट लिया था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए तिलक नगर में रुकी थी और वो लड़की वहीं पर उतर गई थी और फिर वापस चढ़ी नहीं। सारा तिलक नगर छान मारो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्विक। सर ये सरासर झूठ है। भला मैं अपनी नवाजी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन उसकी दोस्त नैनिका ने तो हमें यही बताया। सर प्रीति ने मुझे खुद बताया था कि उसके नाना उसे काफी टाइम से मोलेस्ट कर रहे हैं। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। और आप सच बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए जगन्नाथ जी, अभी भी कह रहा हूं, जो सच है वो बोलिए। आपकी बेटी का मर्डर किसने किया? दमयंती और प्रीति कहां है, बताइए। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे उस लड़की ने आपको बताया। हाँ सर, आप पप्पा पे ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। सच तो ये है कि रेवती दीदी खुद प्रीति के चरित्र पर शक करती थी। बोल, कौन था वो लड़का? अम्मा बेवजह मुझ पर शक कर रही हो, मैं नहीं जानती उस लड़के को। लेकिन मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या चल रहा है तेरा उस लड़के के साथ? बोलना। कुछ नहीं चल रहा है। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? देख, मुझे घुमाने की कोशिश मत कर तू। मैंने देखा वो लड़का और तुम एक दूसरे को कैसे देख रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आईपीएस बनने का सपना कैसा पूरा करेगी तू अपने आप का? हाँ, बोलना। सर आप प्रीति की दोस्त पर भरोसा मत कीजिए। नैनिका ने वही कहा होगा जो प्रीति ने उसे बोला होगा। सर प्रीति नादानी में आकर हम सबसे बदला लेने के लिए सब कर रही है। भले ही अप्पा ने प्रीति को बचाने के लिए बोला हो कि उसने अपनी माँ को नहीं मारा, लेकिन सर प्रीति ऐसा कर सकती है। और सर प्रीति को ही पता होगा कि दमयंती कहाँ है। अभिषेक सर, मैंने प्रीति के उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जो मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड एक दूसरा नंबर भी मिला है। मोहनलाल का दूसरा नंबर? हाँ सर ये नंबर प्रीति के साथ लगातार ट्रैवल कर रहा था। हो सकता है कि प्रीति के साथ कोई हो जो मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड इस नंबर को इस्तेमाल कर रहा हो। मोहनलाल का दूसरा नंबर ऑन है अभी? सर ये नंबर इस वक्त तिलक नगर के ज्ञानेश्वर कॉलोनी में एक्टिव है। इस नंबर को सर्विलेंस पे रखो और ज्ञानेश्वर कॉलोनी की पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो। शायद प्रीति हमें वहीं मिल जाए। सर इस बिल्डिंग में गई थी। विशाल सर ये देखिए, सर ब्रोकन टाइम मिला है, हो सकता है प्रीति का हो। इसको ऑन करने की कोशिश करो। सर। हाँ मनीष। सर मैंने प्रीति के कजिन मोहन से इंक्वायरी की तो उसने बताया कि प्रीति अपने पास एक दूसरा मोबाइल भी रखती थी और इसके बारे में घर में किसी को कुछ नहीं पता था। नहीं अंकल, लेकिन प्रीति दीदी बहुत अच्छी है। वो मुझसे सारे सीक्रेट शेयर करती हैं। सीक्रेट्स? अच्छा बेटा, कैसे सीक्रेट्स? हमको भी बताओ। अंकल प्रीति दीदी के पास एक और फोन है। देखो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर पर हूँ। दीदी मैं बात नहीं। दीदी आपके पास दो फोन है? ये लो, तुम ना टैब से खेलो, ठीक है? पर तुम प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। जाओ। मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड पहला नंबर जो प्रीति यूज कर रही है, उस नंबर के साथ साथ मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड दूसरा नंबर भी ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड दोनों नंबर प्रीति ही यूज कर रही है। लेकिन सर ये मोहनलाल तो चेन्नई में है, कंफर्म किया मैंने। वही तो
और मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड 2-2 नंबर यहाँ पर प्रीति यूज कर रही है। कहानी को समझ में नहीं आ रही है। सर टैप प्रीति का ही और इसमें कुछ वीडियोस भी हैं। मनीष बाद में बात करता हूँ। अब तक जो हम इस केस की थ्योरी मानकर चल रहे थे, उसके अलावा भी इस केस में कई एंगल हैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओके सर, मोहनलाल का जो दूसरा नंबर है वो अभी अमरेली में एक्टिव हुआ है। मूव, कम फास्ट, मूव। देखो दमयंती को कुछ मत करो, मैं आ रही हूँ। सर नंबर यहीं के एक्टिव दिखा रहा है। सर इसी बिल्डिंग में, मतलब प्रीति इसी बिल्डिंग में है। हमें सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा ताकि प्रीति अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमारी छोटी सी लापरवाही प्रीति की जान ले सकती है। कमल, एक छोटी टीम के साथ यहाँ पर तैयार रहो। सर। अभिषेक मेरे साथ आओ। ओके बेटा, हम आपके पास नहीं आ रहे, लेकिन बेटा ये कदम ठीक नहीं है। देखो हमें पता चल गया है आपके साथ क्या हुआ है। नहीं सर, आप कुछ नहीं जानते और अब आप मुझे नहीं बचा सकते। अगर आप कुछ कर सकते तो मेरी बहन दमयंती को बचा लीजिए सर। हम आपकी बहन दमयंती को बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा उसे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन बेटा ये नहीं, बस आप मेरी बहन दमयंती को बचा लीजिए सर। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस राधिका, हमें पता चल गया कि प्रीति के दूसरे नंबर पर तुम लगातार प्रीति के टच में थी। तेरा क्या हुआ तेरी बहन भुगतेगी प्रीति। अगर तू 20 मिनट में वेयर हाउस नहीं पहुंची, तेरी माँ की तरह दमयंती भी मारी जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया वो सब श्रीनिवास के कहने पर किया है सर। ये श्रीनिवास कौन है? सर लड़कों के पास से नैनिका का भी वैसे वीडियो मिला है जैसा वीडियो में प्रीति के टैब में मिला था। मतलब नैनिका सच बोल रही है? सर वो लड़के मुझे भी ब्लैकमेल करते थे, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा जो उन्होंने मुझसे कहा था। और सर सिर्फ इतना ही नहीं, उन लड़कों के मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव्स में नैनिका और प्रीति जैसी कई और भी लड़कियों के फोन वीडियोस हैं। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा एक्सेस है। इसके लिए हमें प्रीति का भी बयान लेना होगा। कैसी है वो? प्रीति नहीं! फिलहाल वो ठीक है सर। दीदी, दमयंती!
जब मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी तब मुझे टैब प्राइज में मिला था। तब मुझे उसे यूज तक करना नहीं आता था। नैनिका ने मुझे सिम अरेंज करके दिया और फिर उसने मुझे फ्रेंड्स बुक के बारे में बताया और फिर एक दिन मुझे श्रीनिवास ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फिर हम फ्रेंड्स बुक पर चैटिंग करने लगे। प्रीति मुझे अपना सच्चा दोस्त समझने लगी थी और एक दिन मैंने उसे कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। फिर मैं अपने दोस्तों को लेकर खुद का रेप किया सर। उन्होंने मेरा रेप ही नहीं किया बल्कि वीडियो भी बनाया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देंगे। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। आज उनके साथ सोना तेरे को। उनसे डर के मैं रोजाना इसके बदले वो उनसे पैसे लेते। इतना सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ, तुमने ये बात अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताई? उनको बताने का क्या फायदा था सर? वो तो पहले से ही ये छोड़िए मुझे। इतना सब जानने के बाद भी माँ ने मेरा भरोसा नहीं किया। प्रीति, तुमने हमसे ये क्यों कहा कि तुमने कोई क्राइम किया है? मेरा क्राइम यही है कि मैंने उन लड़कों के कहने पर गलत काम किया। तुमने क्राइम नहीं किया, क्राइम तो उन लोगों ने किया है। प्रीति की माँ को तुम लोगों ने मारा था ना? हाँ सर। जब हमने देखा कि प्रीति सुसाइड की बात कर रही है तो हम सब डर गए थे। हमें लगा अगर आप उस तक पहुंच गए तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए सर हम प्रीति को ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर गए। कहाँ तेरी बेटी? हाँ क्या मरना चाहती है वो? अयो उससे पहले तू मर। पकड़ा उसको। आजकल के माहौल में ये जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचाएं। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करें, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत इंसान की पहचान करवाएं। प्रीति, नैनिका या इनके पेरेंट्स पहले ही हमारे पास आए होते तो इन अपराधियों का हौसला इतना नहीं बढ़ा होता। इस केस का ये दयनीय असर आज भी कोमाची में बरकरार है। ये गंभीर मुद्दा है, इस पर हम सबको एक बार सोचना चाहिए। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें